साथियों, जो युवा भाई, जो कृषि छात्र और जो किसान भाई हमें देख रहे हैं, हमारे जो युवा हमारे पास आए, इनका रिव्यू जानते हैं कहाँ से आए और इनको हमने वर्मी कंपोस्ट की किस प्रकार की जानकारी यहाँ पे इनको दी है। नमस्कार किसान साथियों, मैं विजय सिंह नागौर जिले से। मैं यहाँ पे इन लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए आया था। यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस वो काफी अच्छा रहा है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार यहाँ पे पधारिए और इनका जो सेवा ये लोग उपलब्ध करा रहे हैं इसका आनंद लीजिए। सभी देशवासियों का मेरा नमस्कार। श्री श्याम ऑर्गेनिक्स में मैं अमित कुमार एक बार फिर से साथियों आपका स्वागत करता हूं। जी हां साथियों, हमारे फार्म पर देशवासियों को और कृषि छात्रों को, युवाओं को और किसानों को वर्मी कंपोस्ट की A to Z ट्रेनिंग दी जाती है। भाई से जानते हैं कहां से आए, इनका इंट्रोडक्शन जानते हैं और इनका नाम क्या है और वर्मी कंपोस्टिंग करने का क्या उद्देश्य है। तो भैया आप अपना एक बार परिचय दीजिए, आप कहां से आए हैं और क्या आपका जो उद्देश्य है, मेन मकसद क्या है। नमस्कार किसान साथियों, मैं विजय सिंह नागौर जिले से। मैं यहाँ पे इन लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए आया था। यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस वो काफ़ी अच्छा रहा है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी एक बार यहाँ पे पधारिए और इनका जो सेवाएं ये लोग उपलब्ध करा रहे हैं इसका आनंद लीजिए। मैं खुद भी एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट खोलने की विचार कर रहा हूँ, जो कि देवली राजस्थान के अंदर होगी। मेरा जो प्लान है वो देवली में खोलने का है और वहाँ पे अभी शॉर्टेज चल रही है, डिमांड भी है, प्लस वहाँ पे सप्लाई हो पाता नहीं है वर्मी कंपोस्ट का। तो मेरे दोस्त हैं, काफ़ी अजीज मित्र हैं, हम लोगों की जान पहचान जो है पहले से ही हो चुकी थी और मैंने जो है पार्टनरशिप के अंदर वर्मी कंपोस्ट की यूनिट डाली है और मैं ये काम पूरे लगन से करना चाहता हूँ। और अभी मैं स्टार्टअप फेज़ के अंदर हूँ और अभी देखते हैं कि इसमें कितना क्या होता है, कैसे क्या काम पूरा होता है। तो साथियों, आपको भैया ने बताया कि ये कहाँ से आए हैं और इनका परिचय इन्होंने बता दिया और वर्मी कंपोस्टिंग करने की यूनिट इन्होंने बताई आपको कि कौन सी लोकेशन पर ये रखने वाले हैं। हमारे जो भी दर्शक हमें देखते हैं जिनको वर्मी कंपोस्टिंग की ज़रूरत होती है, तो अब हमारी सेकंड यूनिट देवली के अंदर, जो कि टोंक डिस्ट्रिक्ट में आती है, देवली तहसील है, तो वहाँ पे इनकी यूनिट हम खुलवाने वाले हैं, जिससे वहाँ तक के जो भी किसान है वहाँ तक हमारा वर्मी कंपोस्ट और जो केचुआ है वो पहुँच सके। तो साथियों, अब अपना सवाल है कि भैया से अपन पूछते हैं कि इनको वर्मी कंपोस्टिंग की किस प्रकार की जानकारी चाहिए। बताइए भैया, आप हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी एक साथ अपने आपके साथ में उनकी भी ट्रेनिंग इसी वीडियो के साथ में हो जाएगी। देखिए दोस्तों, मैं खुद एक वर्मी कंपोस्ट की यूनिट जो है देवली राजस्थान के अंदर खोलना चाहता हूँ, इसलिए मुझे पूरे A to Z इंफॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में। तो जैसा कि भैया ने आपको बताया कि इनको वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड और किस प्रकार से इन्हें वर्मी कंपोस्ट बनाना है, क्या क्या समस्याएं आती है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में साथियों आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ साथियों, सबसे पहले जो गोबर की बात करते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए 20 से 25 दिन पुराना गोबर यूज में लिया जाता है। उसे फार्म पर लाकर एक जगह स्टोक किया जाता है, फिर उसको अच्छे से एक जगह स्टोक करके फैला दिया जाता है। फैलाने के बाद में उसकी जो मीथेन गैस होती है, गोबर के अंदर मीथेन गैस होती है, जिससे गोबर जल्दी हीट मारता है। तो उस गोबर को डायरेक्ट बेड में अपन नहीं डाल सकते। जैसे अगर बेड के अंदर गोबर डाल देते हैं तो केंचुआ मर जाएगा, तो अपन को उस गोबर को फैलाकर अच्छे से पानी देकर ठंडा करना है। जान लिया है कि कैसे गोबर जो सोर्सिंग है वो करती है। इसके बाद मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि जो बेड अपन बनाएंगे उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी रखी जाती है। यहाँ साथियों, जैसा कि भैया ने बताया कि बेड की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो साथियों अगर आपके पास लंबा एरिया है तो बेड की लंबाई आप कितनी भी रख सकते हैं। मिनिमम 30 फीट हम रखते हैं। उसके बाद में अगर आपके पास सफिशिएंट जगह है, अच्छी जगह है, तो आप उसकी लेंथ को बढ़ा सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं बेड की चौड़ाई मिनिमम 2 फीट होनी चाहिए। उसके बाद में बेड की जो लंबाई है वो 1.5 फीट होनी चाहिए। अपना जो घुटना होता है पैर का, उतने बेड की ऊंचाई होनी चाहिए, जिससे क्या है जो बेड होता है, गोबर अगर किसी भी वजह कारणवश अगर वो गर्म होता है तो जल्दी से बेड गर्म नहीं होगा। अगर पानी देते हैं तो वो इजीली ठंडा हो सकता है। दोस्तों, मैंने जान लिया है कि बेड का जो डायमीटर है, जो साइज है बेड है, वो कितने रखनी चाहिए। लेकिन अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमको किस कंडीशन के अंदर जो है केज में उसके अंदर छोड़ना है, कि सीजन के हिसाब से छोड़ना है, गर्मी के हिसाब से छोड़ना है, या फिर गोबर की कंडीशन के हिसाब से छोड़ना है। तो साथियों, जैसा कि भैया ने आपको बताया कि बेड की लंबाई हमने बात कर ली है। अब केचुए किस प्रकार के छोड़ने हैं। साथियों, केचुआ जो कि हमारे राजस्थान में क्लाइमेट के अनुसार आइसिनिया फेटिडासिस प्रजाति का जो केचुआ है वो मेनली यूज में लिया जाता है। और ये जो केचुआ होता है, इसकी मेन खासियत ये है कि ये गोबर को 90% गोबर यानी कि ऑर्गेनिक मैटर, जो पेड़ पत्तों के अवशेष हो गए, पेड़ पौधों के अवशेष हो गए, पत्तियों के अवशेष हो गए, उनको भी ये अच्छे से डिकम्पोस्ट करता है। और उसके बाद में जो अपना गोबर होता है तो उसको 90% ऑर्गेनिक को, ये मैटर को ये खाता है। उसके बाद में अगर ये मिट्टी में चला जाता है तो मिट्टी को ये खाता नहीं है, बल्कि मिट्टी में ये जीवित रह सकता है।
तो साथियों मिट्टी में केचुए अपना बात हो गई। हमने आइसिनिया पैथिरासिस प्रजाति के जो केचुए हैं वो यूज में लेते हैं। और जो बेड है उस बेड के अंदर अपन ने गोबर डाल दिया। गोबर डालने के बाद का प्रोसेस है कि बेड कितना गर्म है। अगर अपन को बेड की हीट चेक करनी है तो एक बार बेड बनाने के पश्चात जो गोबर है उसको अच्छे से अपन को जो हीट है वो देखनी है। और हीट देखने के बाद में उसमें अपन को पानी देना है। अगर गर्म है तो पानी देना है, गर्म नहीं है तो उसमें पानी देने की आवश्यकता अपन को नहीं पड़ेगी। फिर साथियों इसके बाद में जो प्रोसेस है कि अपन को केचुआ कौन से समय पर छोड़ना है। अगर आप रात्रि के समय पे छोड़ते हो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि जो केचुआ होता है, जैसे अगर मान लीजिए अपन एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो अपन एक तरीके से अपन वहाँ के इन्वायरमेंट में ढलने में अपन को टाइम लगता है। उसी प्रकार से ठीक उसी प्रकार से जो केचुआ होता है उसको भी एक, जैसे उसका पहले वाला घर था उस घर से दूसरे घर में डालेंगे तो वह उस घर को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो उस वजह से अपन रात्रि के समय पे अगर केचुआ छोड़ते हैं तो वो केचुआ 12 घंटे का टाइम मिलता है। पूरी रात्रि में वो उसमें अच्छे से ट्रेवल करता है और जो ऊपर की सतह होती है उसको जहाँ पे गोबर अच्छे से ठंडा लगता है वहाँ पे वो केचुआ चला जाता है। तो भैया का सवाल था कि केचुआ कैसे छोड़े। तो साथियों मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से आपको वर्मी कंपोस्ट के बेड के अंदर केचुआ डालना है। तो दोस्तों हम लोगों ने जान लिया है कि केचुआ कैसे छोड़ना है, बाकी जो काम है वो कैसे करना है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि उसको ढकने का प्रोसेस क्या है और उसमें मॉइस्चर जो है वो बना के रखने का प्रोसेस क्या है। साथियों जैसा कि भैया ने आपको बताया कि बेड को ढकना वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर बेड को ढकेंगे नहीं तो अपनी जो खाद है उसे बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो जो बेड है अपना, उस बेड को अपन ग्रीन नेट से भी ढक सकते हैं, जूट की बोरी जो टाट की बोरी होती है उससे भी ढक सकते हैं, और जो अपना फसल का अवशेष होता है, वेस्टेज होता है, उससे भी अपन ढक सकते हैं। पर अपन आप हमारी यूनिट पे देखा होगा कि इस पे हम ग्रीन नेट का जो कि यूज करते हैं, हमारे लिए ये सबसे बेस्ट है और सबसे अच्छी विधि हम नेट से ढकने वाली मानते हैं। बहुत सारे बताते हैं कि आप 3 शेड के नीचे बना सकते हो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की वो जो यूनिट वाले हैं वो बताते हैं। तो हालांकि हम अपने यूनिट पर जो भी किसान भाई आते हैं, युवा आते हैं, वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उनको हम यही कहते हैं कि आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आप विंडो मेथड में सरफेस एरिया पर जो अपना ग्राउंड एरिया है उस पर आप नॉर्मल तरीके से ग्राउंड को लेवलिंग कीजिए। उसके बाद में पन्नी बिछा लीजिए। पन्नी बिछाकर बेड की जितनी लंबाई लेनी है उस हिसाब से आप गोबर डालकर बेड बना सकते हैं। पर मेन है बेड को ढकना। अगर बेड अच्छे से कवर रहेगा, ढका रहेगा, तो जो पक्षी है उससे भी केंचुओं को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, क्योंकि जो पक्षी होते हैं वो चोंच गड़ाकर और केंचुए को भी खा जाते हैं। एक फायदा तो ये है बेड को ढकने का। दूसरा है कि जो अपन बेड को अच्छे से ढक देंगे तो जो उसमें उचित नमी और मॉइस्चर जो बनाए रखना है वो अच्छा बना रहेगा, और जो हमारे जो बेड के अंदर जो केंचुए होते हैं वो अच्छे से कार्य करते हैं। पानी देने की प्रक्रिया होती है, पानी अच्छे से देना है जिससे बेड के अंदर पूरी जो मॉइस्चर है, जो नमी है वो अच्छी बनी रहे। तो बेड को अपन ग्रीन नेट से भी ढक सकते हैं, बोरी से भी ढक सकते हैं। पर बोरी में क्या है, एक सीजन होता है, जैसे 3 महीने का अपना एक सीजन है तो वो बोरी बिल्कुल खत्म हो जाती है, डिकम्पोस्ट हो जाती है गोबर के साथ में, और जो ग्रीन नेट है वो 2-3 साल तक अपने बेड के अंदर चल जाती है। तो दोस्तों अमित जी से मेरा अगला सवाल जो है वो रहेगा कि हम पानी जो है वो कैसे देना है, कितने टाइम पीरियड पे देना है, और इसमें सीजन के हिसाब से क्या चेंजेस हम लोगों को करने चाहिए। साथियों जैसा कि भैया ने आपको बताया और हमने आपको बताया हुआ है कि A to Z इस वीडियो में हम आपको जानकारी बताने वाले। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज ये है कि आप साथियों समझ सके। पूरा वीडियो इसी पर्पज से बनाया गया है कि जो भी किसान है, जो भी युवा है, जो भी कृषि छात्र है, वो इस जानकारी के अभाव में उनको जानकारी अच्छी नहीं मिल पाती और यूट्यूब पर ऐसी जानकारी बताई जाती है जो कि केंचुआ बेचने का सबसे ज़्यादा ये बिजनेस है। मैं आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ। और साथियों इस वर्मी कंपोस्ट के बिजनेस में यही चीज़ है। बाकी अब क्वेश्चन है अपना कि वर्मी कंपोस्ट के बेड में किस तरीके से पानी देना है। जो गर्मी का सीजन रहता है तो गर्मी के सीजन में अपन को दिन के समय पर, जैसे अगर कड़क धूप पड़ रही है, टेम्परेचर जा रहा है 40 से 45 तक टेम्परेचर जा रहा है, तो बेड को अपन को गर्मियों के दिनों में 1 से 2 बार पानी देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि साथियों बेड जल्दी गर्म हो जाते हैं। अगर आपके यहाँ अगर थोड़ी बहुत आपने 3 शेड बना रखा है या छाया बना रखी है तो आपको गर्मी के दिनों में भले से 1 बार पानी देने की आवश्यकता है, ज़्यादा जरूरत नहीं। अगर आपने हमारे जैसे विंडो मेथड में अगर बेड बनाया हुआ है, बिल्कुल लो कॉस्ट में बेड बनाया हुआ है, तो आपको 2 बार पानी देने की आवश्यकता होगी। इसके बाद में बरसात का जो सीजन होता है
अगर बारिश हो रही है तो अपन को बेड में पानी देने की आवश्यकता है ही नहीं। खाद बनने की जो प्रोसेस होती है वो भी थोड़ी बरसात के टाइम पर धीमी हो जाती है। इसके बाद में जो अपना बारिश, जैसे अगर मान लीजिए 8-10 दिन तक बारिश नहीं आई, बेड हल्के हल्के कड़क होने लग गए, तो उस टाइम पर अपन को बेड के अंदर पानी देने की आवश्यकता होती है। और जो सर्दी होती है, सर्दी में अपन 1 दिन छोड़कर या 2 दिन छोड़कर भी अच्छे से पानी दे सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर धूप नहीं होती है और बेड में अच्छे से नमी बनी रहती है। इस वजह से साथियों आप बेड के अंदर अच्छे से पानी दे सकते हो। और कौन से सीजन में कितना पानी देना है ये मैंने आपको बता दिया, और बेड में कितना पानी देना है। जब तक बेड के अंदर से पानी रिसाव होकर हल्का सा बाहर आ जाए तब तक अपन को बेड के अंदर नलची पाइप से पानी देना है। और उसके बाद में साथियों आपको पाइप दूसरी जगह लगा देना है, जिससे आपको जो केचुआ है उसे अच्छी से मॉइस्चर मिलेगा, नमी मिलेगी, तो खाद जल्दी से बनकर रेडी होगी। तो दोस्तों अभी तक की जो जानकारी है वो हम लोगों ने प्राप्त कर ली है। अब आगे की जानकारी जो है वो ये है कि हम खाद को कैसे उतारना है, किस तरीके से उतारना है और किस हिसाब से उतारना है, अब ये बताएंगे। साथियों हमने आगे की जो जानकारी थी वो सारी सीख चुके हैं, किस प्रकार से हमें लास्ट में बेड को ढकना है और पानी देना है। अब साथियों मेन क्वेश्चन है कि खाद कितने दिन में तैयार होती है। जो कि अपनी जो वर्मी कंपोस्ट होती है, वर्मी कंपोस्ट को बनने में लगभग 30 से 40 दिन का टाइम लग जाता है। फर्स्ट लेयर जो कि ऊपर पे जो अपना गोबर होता है वो उबड़ खाबड़ यानी कि एक स्लोप अच्छा रहेगा तो वर्मी कंपोस्ट 30 से 35 दिन में तैयार हो जाएगा। बाकी अगर उबड़ खाबड़ गोबर है तो वो ऊपर वाली जो लेयर है उसे बनने में 40 से 45 दिन का भी टाइम लग सकता है। इसके बाद में जो अपनी फर्स्ट लेयर है ये वर्मी कंपोस्ट की 40 से 45 दिन में अपन निकाल सकते हैं फर्स्ट लेयर। फिर उसके बाद में जो ऊपर से अपन लेयर निकाल लेंगे। लेयर निकालने के बाद में जो प्रोसेस होता है, जो नीचे हार्ड लेयर आ जाएगा यानी कि कच्चा गोबर आ जाएगा, उस गोबर को अपन को नहीं निकालना है क्योंकि वो पूरा पका हुआ वर्मी कंपोस्ट नहीं है। उसके बाद में जैसे खाद निकालने के लिए मेनली हम एक पंजा बना रखा है, पंजा यूज में लेते हैं। जब सूरज की सनलाइट होती है तब बेड का उतार करते हैं, जिससे जो बेड की ऊपर जो सूर्य की सनलाइट है रोशनी अगर बेड पे पड़ेगी तो अपना जो केचुआ होता है वो रात्रिचर होता है, अंधेरे में काम करना पसंद करता है। इस वजह से केचुए को एक ऐसा डायरेक्शन मिलता है, धूप मिलती है तो केचुआ बेड के अंदर मूव हो जाता है, बेड के अंदर चला जाता है। फिर वो बेड के अंदर जाने के बाद में जो ऊपर वाली लेयर अपन ने पंजी के सहायता से उसे खुरेचा है, वो खाद की जो लेयर है उसे तैयार होने के बाद में अपन उस खाद को एक तरीके से ढेरी बनाकर और उसको अपन जहाँ पे अपना स्टॉक हो रखा है वहाँ पे अपन उस ढेरी को डाल देते हैं। तो ये हो गया अपना खाद निकालने का प्रोसेस। सावधानी यही है कि अपन को दिन के समय पर खाद निकालना है और जो वर्मी कंपोस्ट होती है तो जो अपने जो केचुए होते हैं वो अच्छे से निकल जाते हैं और केचुए बेड के नीचे चले जाते हैं, खाद अच्छे से निकल जाती है। ये अपनी हो गई वर्मी कंपोस्ट बेड की खाद निकालने की सावधानी। साथियों सेकंड लेयर को बनने में वापस 20-25 दिन का टाइम लग जाता है, जो कि वापस वही प्रोसेस है। जैसे फर्स्ट लेयर निकाले वैसे ही अपन सेकंड लेयर निकालेंगे। फिर उसके नीचे हार्ड लेयर आ जाएगी। हार्ड लेयर आने के बाद में उस खाद को अपन अच्छे से निकाल लेंगे। फिर जो नीचे वाली जो हार्ड लेयर है उसे बनने में 20 से 25 दिन का टाइम लगेगा। तो इस प्रकार से अपना जो पूरा बेड का लाइफ साइकिल है वो 90 दिन के अंदर अपन कंप्लीट कर लेते हैं। अगर गोबर की व्यवस्था नहीं हो पाती तो बेड के अंदर जो तीसरी लेयर है उसे अपन नहीं निकालते, फिर वो जब अपने पास गोबर आ जाता है उसके बाद ही निकाले तो केचुए आपके मरेंगे नहीं। इस प्रकार से साथियों आप बेड के अंदर से खाद निकाल सकते हैं और ये सावधानी इनका आपको ध्यान रखना है। अब जो जानकारी मैं लेना चाहता हूँ अमित जी से वो ये है कि हम लोगों ने माल जो है वो पट्टी से उतार लिया है, उसके बाद में अब आगे हम लोगों को इसके द्वारा क्या प्रोसेस करनी है, क्या इसके अंदर हम लोगों को ग्रेडिंग करनी है, क्या हम लोगों को वहाँ पे स्टॉक करना है, ऐसा। जी साथियों, जैसा कि भैया ने आपको बताया कि अब इन्हें जानकारी चाहिए कि वर्मी कंपोस्ट की खाद निकाल तो ली, अब उसको स्टोर कैसे करना है। तो साथियों अपना जो स्टॉक होता है, अगर वर्मी कंपोस्ट को अपन को स्टोर करना है मेनली इसको छाया में स्टोर करें तो सबसे बेस्ट है। अगर पेड़ है तो पेड़ की छांव में भी आप कर सकते हैं और पेड़ की छांव के अंदर आप उसको अच्छे से पन्नी की सहायता से ढक सकते हैं, जिससे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू घटे ना। और साथियों इसके बाद में जो अपना वर्मी कंपोस्ट है, जो खाद की अपन लेयर निकाल देते हैं तो उसका डेयरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपली हमने यहाँ पे डेयरी बना रखी है और यहाँ पे इसकी क्वालिटी आप साथियों यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से क्वालिटी है। इसके अंदर जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं और जो कंकर है छोटे और इसके बाद में लकड़ी के टुकड़े, ये छनाई के पश्चात अपने वर्मी कंपोस्ट के अंदर से निकल जाते हैं। और
जो वर्मी कंपोस्ट है ये अपने यहाँ पे पेड़ के नीचे स्टोर कर रखा है। अब इसके अंदर इतना मॉइस्चर है कि अपन जब इसकी छनाई करेंगे तो ये इजीली निकल नहीं पाएगा। तो इसको हल्का सा अपन को फैलाकर थोड़ा ड्राई कर देना है, यानी कि सुखा देना है। फिर उसके बाद में अपन इसको वर्मी कंपोस्ट की जो मशीन होती है, जो घूमने वाली मशीन है, उसके अंदर अपन इसकी छनाई भी करते हैं। और अगर आपके पास छनाई की मशीन नहीं है, शुरुआत में अगर आप वर्मी कंपोस्टिंग का काम कर रहे हैं तो आप एक 4 फीट का और उसकी लंबाई ले लो और 2 फीट एंगल लेकर उसकी 2 या 3 फीट उसकी चौड़ाई ले लीजिए। फिर उस पे आप जो बजरी चालने का जो चन्ना होता है उसे आप जुगाड़ समझिए। उस जुगाड़ की सहायता से भी आप बिल्कुल लो कॉस्ट में वर्मी कंपोस्ट की छनाई आसानी से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। और जो स्टॉक की बात करें तो आप हमारा स्टॉक यहाँ पे देख सकते हो। ये अपना इधर की साइड पे भी जो वर्मी कंपोस्ट बेड से निकाला हुआ माल है वो रखा हुआ है। और जो अपना जो पीछे आप सेटअप देख रहे हैं, इसका वर्मी कंपोस्ट का उतार अपन करने वाले हैं। बारिश जैसे ही रुकने वाली है, 8-10 दिन का गैप मिलेगा, तो उसमें अपन इसकी पूरी जो वर्मी कंपोस्ट की खाद है वो निकालेंगे और स्टॉक करेंगे। फिर उसके बाद में उसकी छनाई करेंगे। आप यहाँ पे छना हुआ अपना माल देख सकते हो। लगभग यहाँ हमारे पास 10 टन माल वर्मी कंपोस्ट यानी कि छना हुआ माल यहाँ पे पड़ा हुआ है। जो तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जान लिया है कि वर्मी कंपोस्ट को कैसे बनाना है और उसको कैसे स्टोर करके रखना है। अब मैं अमित जी से जानना चाहता हूँ कि हम लोग इसको बेचे कहाँ पे और इसकी मार्केटिंग जो है वो कैसे करनी है। साथियों, भैया ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आज के ज़माने में वर्मी कंपोस्ट की मार्केटिंग कहाँ और कैसे करें। तो साथियों, वर्मी कंपोस्ट जो कि बना तो हर कोई रहा है, पर बेचना सबसे बड़ा मुश्किल काम लगता है सभी को। जो भी हमें देख रहे हैं वो भी इसी वीडियो को इसी पर्पज से देख रहे होंगे कि वर्मी कंपोस्ट को बेचे कहाँ। तो साथियों, जो वर्मी कंपोस्ट को बेचने का पहला तरीका है, उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अपन को क्वालिटी अच्छी बनाए रखनी है। वर्मी कंपोस्ट की अगर आपकी क्वालिटी 100% ऑर्गेनिक और 100% मेन्यूर खाद जो कि बढ़िया क्वालिटी में बनी हुई है अपनी खाद, तो आपकी क्वालिटी अगर अच्छी है तो आपका वर्मी कंपोस्ट बिकने से कोई भी नहीं रोक सकता। फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये हो गया। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी तो आपका माल कौन खरीदेगा, मेरा क्वेश्चन है। अगर उसके अंदर क्वालिटी अच्छी नहीं है, कच्चा वर्मी कंपोस्ट है, तो उसके अंदर से जो अपन जिनको भी वर्मी कंपोस्ट रिजल्ट के लिए देंगे, तो अगर वर्मी कंपोस्ट काम ही नहीं करेगा तो कौन आपसे वर्मी कंपोस्ट खरीदेगा। दूसरा सवाल है वर्मी कंपोस्ट की मार्केटिंग के लिए जो कि आपका लोकल एरिया है, वहाँ पे सबसे पहले आप अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाएं। आप टीवी पर भी अपना चैनल चलवा सकते हैं। उसके बाद में आप जो न्यूज़ पत्रिका होती है उसमें अपने पत्रिका में भी अपनी जो यूनिट है उसका एड निकलवा सकते हैं। उसके बाद में जो पंपलेट होते हैं उसकी सहायता से भी आप अखबार की सहायता से जो पत्रिका होती है उसमें वितरण करवा सकते हैं। 1000, 1500, 2000 जितने भी आपके यहाँ पे एरिया में जितनी पत्रिकाएं जाती हैं उन पर आप अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए पंपलेट, छोटे पंपलेट बनवाकर, कलरफुल पंपलेट बनवाकर मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके बाद का सवाल है जो हमारे लोकल किसान है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको अपन को वर्मी कंपोस्ट बेचना है। और वर्मी कंपोस्ट उनको कैसे बेचना है। साथियों, आजकल मिट्टी बिल्कुल ख़राब होती जा रही है। भैया से जान लीजिए ये मिट्टी ख़राब होने का क्या कारण है। तो दोस्तों मेरी जो ज़मीन है अभी तक मैं उसके अंदर यूरिया और DAP और जो बाकी उर्वरक आते हैं वो डालता था। अभी तक जो मैं सरसों की खेती करता था, लेकिन हमारे साल दर साल जो हम लोग खेती कर रहे हैं उसके अंदर हमारा जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी नीचे जाता जा रहा है। साल दर साल हमारा भाव भी कम लग रहा है, क्वालिटी में भी काफ़ी इम्प्रूव, वो क्वालिटी जो है काफ़ी डिग्रेड हो रही है और हमारा जो पर बीघा के अंदर जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी नीचे गिरता जा रहा है। इसलिए मैं जो है अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अपना रुझान कर रहा हूँ और इसके लिए मैं यहाँ पे आज आया हूँ। तो साथियों, भैया ने आपको बताया कि मिट्टी बिल्कुल खराब होती जा रही है। पहले प्रोडक्शन अधिक होता था। साथियों, पौराणिक जमाने में जो खेती होती थी उसमें हमारा जो पौराणिक तरीके से खेती होती थी उसमें रसायनों का इस्तेमाल बहुत कम होता था। उससे उत्पादन अच्छा होता था और जो बीमारियां थी वो भी कम हो रही थी। और आज के इस युग में जो रसायनों से खेती हो रही है उस रसायनों की वजह से मिट्टी बिल्कुल बंजर होती जा रही है। बिल्कुल मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है वो खत्म होती जा रही है और मिट्टी से उत्पादन निकल नहीं पा रहा। तो उस वजह से हमारी मिट्टी बिल्कुल खत्म हो चुकी है और किसान भी बिल्कुल हताश हो चुके हैं कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा। तो किसानों को आप ये सारी चीजें बताएंगे तब जाके किसान आपका वर्मी कंपोस्ट लेगा। ये सबसे ज्यादा मेन जरूरी है। जो मिट्टी बंजर होती जा रही है उसकी वजह से जो किसान है उनको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और उनको प्रॉफिट उस चीज से मिल नहीं रहा। जैसे मार्केट में फसल की जो पैदावार है वो उनको जो पैसे मार्केट से मिलते हैं, जैसे मंडी में उनका भाव लगता है तो मंडी से उनको वो भाव मिल नहीं पा रहा है। तो
प्रोडक्शन घटता जा रहा है, भाव अच्छे से नहीं बिक रहा है, और उनके जैसे अगर वो रसायन डालते हैं दुकान से कहीं से भी लाकर, तो उसके भी उनके ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, जिससे भी किसान काफी ज्यादा घाटे में जा रहे हैं। साथियों, अपन ने सारी बातें इस वजह से जानी कि अपन को ये सारी बातें जो है वो किसानों को समझानी है और बतानी है। जब आपको किसान को ये सारी चीजें समझाएंगे तो किसान आप पर बिल्कुल विश्वास करेगा। साथियों, ये चीज हो गई अपनी किसान को वर्मी कंपोस्ट बेचने की बात। अब दूसरा टारगेट है अपना नर्सरी और जो टेरिस गार्डनिंग करते हैं और जितने भी शहरी क्षेत्र है वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का काफी ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर आप छोटी से लेकर बड़ी पैकिंग तक अपना वर्मी कंपोस्ट सेल कर सकते हैं, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो और 25 किलो में, और इसके बाद में 1-2 किलो की वर्मी कंपोस्ट की पैकिंग भी आप बनाकर वहाँ पे उनको बेच सकते हो। जो नर्सरी होती है, नर्सरी में पेड़ पौधे किसानों को चाहिए होते हैं, और जो भी गाँव वाला एरिया हो गया या फिर शहरी क्षेत्र हो गया जहाँ पे इम्प्रूवमेंट चल रहा है, शहरों में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, तो वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट की वो लोगों को काफी ज्यादा उनको रिक्वायरमेंट होती है। तो वो आपका मार्केट नर्सरी से भी एक मार्केट बनता है। तो ये चीज होगी नर्सरी। उसके बाद में बागवान में भी आप अपना वर्मी कंपोस्ट बेच सकते हैं। जैसे किसी भी प्रकार का बगीचा है, वहाँ पे आपका वर्मी कंपोस्ट जो कि किसान भाई लेते हैं, और बगीचों में ज्यादातर गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद और जो जैविक जितनी भी प्रोडक्ट है उनका भी इस्तेमाल किया जाता है आजकल। और इसके बाद में साथियों, जो अपना मेन मार्केटिंग का तरीका है वो है एक सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से हम हमारी मार्केटिंग करते हैं और हमारे दर्शकों को बताते हैं इस प्रकार से आपको वर्मी कंपोस्ट बनानी है, इस प्रकार से आपको वर्मी कंपोस्ट को खेत में इतना डालना है जिससे आप अपनी मिट्टी को बचा सकते हैं, सुधार सकते हैं। साथियों, आपको सोशल मीडिया से इस युग में जुड़े रहना है। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो जैसे कि आप हमारे भैया से जान सकते हैं, ये हमारे सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास आए, तो आपको सोशल मीडिया बनाकर और किसी भी फर्म के अनुसार आपको वर्मी कंपोस्ट का एक पेज बनाना है। पेज बनाने के बाद में साथियों, आप जो वर्मी कंपोस्ट बेचने का मेन तरीका है वो है कि आप उसमें जैसे वर्मी कंपोस्ट की एक पोस्ट और एक रील डालिए। उसमें आप साथियों ये बता सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट कितने दिन में बनती है, कैसे क्या प्रोसेस है, वो सारी जानकारी आप उस चैनल के माध्यम से बता सकते हैं। एक वेबसाइट भी बनाकर आप अपना वर्मी कंपोस्ट सेल आउट कर सकते हैं। इसके बाद में आप अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट, जो मीशो है, मिंत्रा है, वहाँ पे भी आप अपनी वर्मी कंपोस्ट की मार्केटिंग अच्छी खासी कर सकते हैं। जैसे दूर का वर्मी कंपोस्ट का 1 किलो का ऑर्डर आता है तो आप उसकी अट्रैक्टिव, अच्छी और कलरफुल जो पैकेजिंग होती है वो बनाकर आप वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट अपना आसानी से बेच सकते हो, जो कि ये सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करने का बहुत अच्छा तरीका है। जैसे दूर अपना माल है, उसे वर्मी कंपोस्ट का माल है, उसे ट्रांसपोर्ट करना है तो अमेजोन के थ्रू वो जल्दी अपना जो कस्टमर है उसके पास अपना जो प्रोडक्ट है वो जल्दी से पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से साथियों, आप अपनी लोकल एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट की मार्केटिंग बिल्कुल इस तरीके से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि हमने आपको सारी ट्रेनिंग वर्मी कंपोस्ट की हम आपको दे चुके हैं, और हमारे जो भैया हैं इनको और आपको हम वर्मी कंपोस्ट की A to Z जानकारी, कैसे बनता है, क्या करना है, किस प्रकार की जानकारी हमें पूरी वर्मी कंपोस्ट में रखनी है, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, कौन से काम हम अपन को समय पर करने, तो वो सारी प्रोसेस हम आपको बता चुके हैं। अब आगे का रिव्यू भैया से जानते हैं इनको यहाँ पर कैसा लगा और इनको हमने ट्रेनिंग दी वो इनको कैसी लगी। हाँ, तो दोस्तों, हम लोगों ने पूरी जानकारी जो है वर्मी कंपोस्ट यूनिट के बारे में अमित जी से ले ली है। अब मैं मेरे बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा नाम जो है विजय सिंह है और मैं नागौर जिले का रहने वाला हूँ। अभी मेरा हालिया मुकाम जो है वो कोटा जिले के अंदर है, और मैं जो अपनी वर्मी कंपोस्ट यूनिट है वो टोंक जिले के देवली के अंदर डाल रहा हूँ। मैं जो अभी हूँ स्टार्टअप फॉर्म के अंदर हूँ। अभी मेरा जो काम है वहाँ पे स्टार्ट होने वाला है 1-2 महीने के अंदर। अभी मैं यहाँ पे इनके थ्रू, यहाँ पे जो मेरा कॉन्टैक्ट हुआ है ये वाला, वो मेरा सोशल मीडिया के थ्रू हुआ था। मैंने जो है यूट्यूब के अंदर ऊपर इनकी वीडियो देखी, मेरे को यहाँ का जो सेटअप है और जो इन लोगों का बताने का तरीका है वो काफ़ी अच्छा लगा है। और सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इन लोगों का अभी जो है ये भी एक स्टार्टअप है, और ये लोग अभी हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा आगे चलते हैं और हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा ये एडवांस हो चुके हैं। सबसे पहले इन लोगों की जो नॉलेज है वो काफ़ी अच्छी है। ये लोग जो बेसिक तरीके से बताते हैं वो भी काफ़ी अच्छा है। जैसे कि भैया ने मेरे को बताया था कि हम लोग गोबर कहाँ से सोर्स करते हैं, छनाई कैसे करते हैं, सोर्सिंग कैसे करते हैं, पट्टे कैसे बनाते हैं, बाकी जो पूरा जो है फॉर्म वो हमारे इसके अंदर हो चुका है, कवर हो चुका है। इसके अंदर जो है हम लोगों के इन्वेस्टमेंट के बारे में भी जो बात है वो हो चुकी है। A to Z हमारी जानकारी जो है वो मेरे को मिल चुकी है। अब जो है मेरे को वो है कि इस चीज़ का अपने को बेनिफिट क्या है और इस चीज़ का अपने को मार्केट के अंदर इसकी क्या वैल्यू है। अगर आज अपन देखें
तो पंजाब, हरियाणा, जो अदर स्टेट है जहाँ पे हरित क्रांति के दौरान काफ़ी ज़्यादा उर्वरकों का या अदर जो केमिकल्स है उनका यूज़ हुआ था, तो उसके अंदर वहाँ पे आज हर घर के अंदर आपको एक कैंसर का पेशेंट मिलता है। अब वो किस कारण है? और वहाँ पे कई ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने आज तक कभी बीड़ी, तंबाकू या ऐसा भी कोई चीज़ का सेवन नहीं किया है, फिर भी उनके अंदर कैंसर हो रहा है, अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ हो रही है, उनके जीन्स के अंदर अलग अलग प्रकार के डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। तो वो जो कारण है वो केमिकल रसायन का कारण है। अगर आप लोग भी ये चाहते हो कि आपके बच्चे जो हैं, आने वाले जो पुश्ते हैं वो स्वस्थ रहे, उनके सारा शरीर अच्छे तरीके से काम करे, तो आप लोगों को भी ऑर्गेनिक फार्मिंग अडॉप्ट करनी चाहिए। और जो ये स्टेप्स हैं छोटे छोटे से, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। अगर आप चाहो तो छोटे लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हो, और ये जो है काफ़ी लंबे टाइम तक आपको इम्पैक्ट करेगी। इसका आज आपको ये फल नहीं दिखेगा, लेकिन आने वाले 10 साल के बाद में जो इसका ये इफेक्ट है, यह आपको अपने अंदर दिखेगा, अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं, जिन लोगों ने भी ये स्टेप लिए हैं, उनके अंदर आपको ये इसका इफेक्ट दिखेगा। धन्यवाद। तो साथियों, भैया ने आपको जानकारी बताई, भैया के द्वारा और मेरे द्वारा जानकारी जो बताई गई आपको पसंद आई होगी। और साथियों, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, हमारे यहाँ से जो भी किसान आते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। वर्मी कंपोस्ट की फ्री ट्रेनिंग हमारे फार्म पर करवाते हैं। इसी के साथ में जो किसान वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाना चाहते हैं, इकाई लगाना चाहते हैं, तो उनको हमारे फार्म से केचुआ भी प्रोवाइड करवाया जाता है। जिन भी किसान भाइयों को नई वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगानी है तो हमसे केचुए के लिए संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर मिल जाएंगे। तो साथियों, भैया से जानिए हमने जो इनको क्वांटिटी केचुए की दी है और क्वांटिटी केचुए की मात्रा कैसी इनको लगी है, वो आपको ये बताएंगे। तो दोस्तों, हमारी जो यूनिट के अंदर हमको केंचुए की ज़रूरत है, वो हम लोग यहीं से हम लोग सोर्स कर रहे हैं, और यहाँ पे जो क्वालिटी मिल रही है वो काफ़ी अच्छी है। तो साथियों, आज का वीडियो हम इसी जगह पर खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं आपके लिए बहुत शानदार जानकारी। शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।